और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि अब से थोड़ी देर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। फिलहाल वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हैं। योगी आदित्यनाथ की मुलाकात जेपी नड्डा से पिछले करीब 70 मिनट से चल रही है। इससे पहले पीएम मोदी से भी योगी ने करीब 80 मिनट तक मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी और जेपी नड्डा के साथ मुलाकात के दौरान यूपी चुनाव और मंत्रिमंडल में फेरबदल समेत कई मुद्दों पर बात हुई। कल योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह से भी 90 मिनट तक मुलाकात की थी। तो अब से कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने जाएंगे, लेकिन उससे पहले लगभग 12:30 बजे उनकी मुलाकात शुरू हुई थी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके घर पर, और अभी भी वो मुलाकात चल रही है। जल्द ही अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो बाहर आएंगे तो शायद कुछ खबर मिले कि किस मुद्दे पर बात हुई। लेकिन मंथन हो रहा है यूपी के चुनाव से पहले। अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और इसी सिलसिले में कहा जा रहा है कि आज सुबह लगभग 80 मिनट तक प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिले योगी आदित्यनाथ। कल गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात लगभग 90 मिनट तक चली थी और फिलहाल वो जेपी नड्डा के घर पर हैं, उनसे मुलाकात चल रही है। 70 मिनट से ऊपर हो गए हैं उस मुलाकात को और आगे एक कर्टसी कॉल है जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की प्रति होगी योगी आदित्यनाथ की, उनसे भी मुलाकात करेंगे। कहा यह जाता है कि जब भी दिल्ली आते हैं योगी आदित्यनाथ तो राष्ट्रपति से भी मिलकर जाते हैं। चलिए सीधा चलते हैं अपने रिपोर्टर्स के पास। अंकित गुप्ता जो इस वक्त जेपी नड्डा के घर से हमारे लिए रिपोर्ट कर रहे हैं और उसके साथ ही राष्ट्रपति भवन से रविकांत और लखनऊ से रणवीर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन अंकित, आपसे पहले पूछना चाहती हूं कि काफी देर हो गई है इस मुलाकात को भी, किस चीज पर मंथन चल रहा है, क्या कुछ अटकलें लगाई जा रही हैं? प्रीति, अगर बात करते हैं औपचारिक तौर पर जो जानकारी दी जा रही है वो यही कहा जा रहा है कि कोरोना काल में किस तरीके से यूपी सरकार ने काम किए हैं, दूसरी वेव से निपटने के लिए तीसरी वेव को लेकर के क्या तैयारी है, उन सब मुद्दों पर चर्चा हो रही है। और उसी कड़ी में प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई थी और जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई है। लेकिन प्रीति, अगर हम जो देखते हैं पिछले 24 घंटे के घटनाक्रम को, उससे पहले के दिनों की हम घटनाक्रम की बाद में बात करेंगे, पिछले 24 घंटे की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचते हैं, मिलने जाते हैं अमित शाह से, केंद्रीय गृह मंत्री से। उनकी उसी बैठक के दौरान अनुप्रिया पटेल भी वहां पर पहुंच जाती हैं। तो अनुप्रिया पटेल जो अभी तक ये पिछले 2-3 साल की बात की जाए तो एक तरीके से सीन से गायब नजर आ रही थी, लेकिन अचानक कल उनकी एंट्री होती है और वो गृहमंत्री अमित शाह से मिलती हैं। क्या इसको एक महज एक संयोग माना जा सकता है? जो भी लोग राजनीति समझते हैं उनको बखूबी पता है कि ये एक महज संयोग नहीं हो सकता। उसके बाद में जितिन प्रसाद जो एक दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन करते हैं, जब योगी आदित्यनाथ वहां से निकलते हैं तो जितिन प्रसाद यूपी सदन में उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं, जनरल वीके सिंह पहुंचते हैं और सतपाल सिंह पहुंचते हैं। तो ये कहा गया कि एक कर्टसी कॉल थी, ये इसको भी कर्टसी कॉल करार दिया गया। लेकिन जिस दौरान योगी आदित्यनाथ की गृह मंत्री से मुलाकात हो रही होती है, उसी दौरान जेपी नड्डा जिनके घर इस वक्त योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, उनकी मुलाकात होती है प्रधानमंत्री से और वो मुलाकात भी काफी लंबी चलती है। और आज सुबह से जो योगी आदित्यनाथ हैं प्रधानमंत्री से मिले करीबन 80 मिनट तक और अब यहाँ पर मौजूद है करीबन पिछले 75 मिनट से, यानी कि जेपी नड्डा के घर पर। तो कुछ इस तरीके से जो ये दौर चल रहा है ये यही दिखा रहा है कि ये तैयारी हो रही है अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए। बिल्कुल अंकिता, बने रहिए हमारे साथ। अब रुख करते हैं राष्ट्रपति भवन का, जहां से प्रशांत और रविकांत दोनों रिपोर्ट कर रहे हैं। रविकांत, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर ये जो बाकी की मीटिंग्स हैं उनको अलग रखा जाए तो राष्ट्रपति भवन से जो मुलाकात होगी, राष्ट्रपति से जो मुलाकात होगी योगी आदित्यनाथ की, वो महज कर्टसी कॉल के तौर पर देखी जाएगी? एक कर्टसी कॉल ही शिष्टाचार मुलाकात होगी, लेकिन राजनीति में शिष्टाचार के भी अपने संकेत और संदेश होते हैं। चूंकि राष्ट्रपति कानपुर से आते हैं, अगले साल चुनाव भी है, उनसे हर बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करते हैं। पिछले 4-5 महीनों से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, यहाँ पर वो आए हैं, सारे शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं। इस क्रम में राष्ट्रपति से भी वो मुलाकात करेंगे। तो इसके कई सारे अच्छे संदेश और संकेत राजनीति के भी निकलते हैं, जो कि बहुत सहज और बेहतर योगी आदित्यनाथ के लिए और बीजेपी के लिए भी हो सकते हैं। बिल्कुल प्रशांत, रविकांत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि राजनीति में संकेत अपने आप में कुछ एक कहानी दे जाते हैं और आज योगी आदित्यनाथ का दिल्ली आना साफ तौर पर यही संकेत दे रहा है कि पूरे जोर शोर से तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव की सभी रणनीति अभी से तय हो जाएंगी और फिर उस पर काम किया जाएगा।
जी बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ दिनों में अगर घटनाक्रम देखें तो जो उत्तर प्रदेश में लेकर तरह तरह के कयास चल रहे थे, खासकर वहाँ के लीडरशिप को लेकर। BL संतोष जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री है वो लखनऊ गए थे, राधा मोहन सिंह जो प्रभारी है वो लखनऊ में थे, और आपने देखा होगा कि कई तरह की बातें सामने आई कि वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं बीजेपी के वो उनमें नाराज़गी है, कई मुद्दे हैं जिनको लेकर नाराज़गी है, चाहे वो सरकार से संपर्क का मसला हो या उनकी बातें नहीं माने जाने का मसला हो, ऐसी कई शिकायतें आई थी। उसके बाद बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व तो हरकत में आया और यहाँ से नेता गए लखनऊ और उन्होंने बातचीत की है। तो निश्चित तौर पर अब बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, आप समझ सकती हैं कि सबसे अहम है लोकसभा चुनाव के नज़रिए से भी। तो लिहाजा बीजेपी चाहती है कि चुनाव में अब जबकि 6-7 महीने 8 महीने बचे हैं, उसके पहले जो वीक पॉइंट्स है, जो कमज़ोर स्क्रूज हैं उसको कस लिया जाए, उसको टाइट कर लिया जाए। चाहे वो सामाजिक समीकरण की बात हो, जो अंकित बार बार कह रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद की बात हो, उसके अलावा जो संगठन के भीतर जो तैयारी करनी हो या मंत्रिमंडल में अगर कुछ लोगों को लाना हो जिससे चुनाव पर असर पड़े, तो इन सभी चीज़ों को दुरुस्त कर लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और इसलिए आपने देखा कि जब से योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए हैं, उनकी जैसी मुलाकातें हो रही हैं, वो पहले से समय तय करके आए हैं कि कितने बजे उनको गृह मंत्री से मिलना है, उसके बाद कब प्रधानमंत्री से मिलना है और कब JP नड्डा से मिलना है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी चाहती है कि तमाम बिंदुओं को जो टिक बॉक्स है उसमें टिक लगा लिया जाए और एक तरह से बिल्कुल तैयार होकर चुनाव में उतरा जाए, और उसी की तैयारी हम दिल्ली में पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं। बिल्कुल प्रशांत बने रहिए हमारे साथ। मैं लखनऊ का रुख करना चाहती हूँ जहाँ से रणवीर रिपोर्ट कर रहे हैं। रणवीर, लखनऊ से क्या खबर है? जैसा कि प्रशांत ने कहा, बाकी सब संवाददाता भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव बेहद अहम है भारतीय जनता पार्टी के लिए। कोविड आने से पहले परिस्थिति कुछ और थी, लेकिन इन 2 लहरों के बाद कुछ और परिस्थिति है। हो सकता है कहीं ना कहीं योगी को ये भी चिंता हो कि इसका कुछ नकारात्मक असर ना हो उनकी मैनेजमेंट पे। तो क्या वो भी एक चीज है जो डिस्कस कर सकते हैं आज दिल्ली में पार्टी की आला कमान के साथ? देखिए प्रीति, जब चुनाव की बात होती है तो चुनाव हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए ज़रूरी होता है, और ख़ास तौर पे जब सत्ता पक्ष की बात करें, क्योंकि जब तक बीजेपी विपक्ष में थी 2017 के पहले, तब लोगों को उससे उम्मीद थी। लेकिन अब वही बीजेपी सत्ता में है, 4.25 साल बीत चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें, ऐसे वायदे थे जो बीजेपी ने पूरे किए, कई वायदे ऐसे होंगे जो नहीं पूरे कर पाई है। इस बीच में कई फैक्टर्स ऐसे होते हैं, जैसे एंटी इनकम्बेंसी है। कोरोना काल में बहुत लोगों को दिक्कतें हुई, किसान का आंदोलन हुआ, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई कि बीजेपी का जो कोर वोटर था वो राम मंदिर का नाम लेता है, बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर का नाम लेता है। आम जनता अगर एक्सप्रेसवे की बात करती है तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 90% के आसपास बन चुका है। तो ये सारे जो पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, उन एस्पेक्ट्स को लेकर आने वाले 8 महीने में किस तरह से पार्टी आगे बढ़े, संगठन के साथ तालमेल बैठाए और लोगों के बीच एक मैसेज देने की कोशिश करे कि देखिए हमने जो कहा वो किया, और अगर एक बार फिर मौका मिलेगा तो हम इससे बेहतर कर सकेंगे। तो ये मैसेज लोगों के बीच जाए। जो लोग नाराज़ हैं किसी वजह से, उन लोगों को मनाने और समझाने का काम, जो सरकार की योजनाएं हैं वो लोगों को एहसास दिलाने का काम कि देखिए साहब, हमने आपको कोरोना काल में 1000 रुपये भी दिए, फ्री का राशन भी दिया, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, गरीबों के लिए ये योजनाएं भी लाई। तो ये सारे मैसेजेस देने के लिए किस तरीके से केंद्र सरकार के साथ तालमेल बिठा के प्रदेश सरकार चल रही है, तो ये सारी चीज़ें चर्चाएँ होती हैं। अब दूसरी बात आती है संगठन में। संगठन चूंकि यहाँ पे मजबूत है बीजेपी का, लेकिन वो संगठन सरकार के साथ तालमेल कैसे करे। और इसके अलावा मंत्रिमंडल विस्तार, चूंकि बहुत लोगों की उम्मीदें मंत्रिमंडल में शामिल होने की होती है, सहयोगी दलों की भी हैं, बहुत सारे नेताओं की भी हैं। ऐसे में किया जाए या ना किया जाए, किया जाए तो किस तरीके से किया जाए, किन लोगों को लिया जाए, कैसे क्षेत्रीय और जातीय जो संतुलन होता है उसको बिठाया जाए, तो ये सारे तमाम मुद्दे हैं। और चूंकि मुख्यमंत्री हैं और उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाना है, प्रधानमंत्री यहीं बनारस से सांसद हैं, तो यहाँ पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री का भी नाम है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक फेस, एक ब्रांड वैल्यू है बीजेपी के। ऐसे में इन 2 बड़े नेताओं को कैसे प्रोजेक्ट करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये सारा एक मसौदा तैयार होगा। और इस बीच में अगर थोड़े बहुत कुछ बदलाव होने हैं तो उस पर भी चर्चा होगी और आने वाले कुछ दिनों में इसका असर देखेगा। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि चूंकि पंचायत के चुनाव, जी बिल्कुल, अध्यक्षों का चयन होना बाकी है,
आपने एक और अहम बात की रणवीर, और मैं इस पर तो अंकित को भी लाना चाहूंगी कि पिछली बार चयन किया गया था इलेक्शन जीतने के बाद योगी आदित्यनाथ का, अंकित, कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के। इस बार उनके चेहरे पर यह चुनाव लड़ा जाना है। शायद यही कारण है कि बहुत विस्तार से मीटिंग्स हो रही हैं, अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ मैदान में उतरना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ। मैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में उस दौरान जो कवर कर रहा था और रिपोर्ट कर रहा था, तो उस दौरान एक चीज जो बड़ी नजर आई थी वो एंटी इनकम्बेंसी, जिसका रणवीर ने भी जिक्र किया, वो अखिलेश सरकार के खिलाफ थी। लेकिन इस बार जिस बात का रणवीर जिक्र कर रहे थे वो महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी सरकार होती है उसके कुछ कामों से खुश होती है जनता, तो कुछ से नाराज होती है। लेकिन पिछला जो साल 1.5 साल रहा है वो कोरोना का एक मुश्किल भरा वक्त रहा है। क्या लोगों की अपेक्षाओं पर खरी उतरी है सरकार, नहीं उतरी है? ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी योगी सरकार के लिए। और इसी वजह से हमको अभी पिछले 1 महीने का जो समीकरण देखना होगा। पिछले 1-1.5 महीने के दौरान यूपी में पंचायत चुनाव हुए। पंचायत चुनावों में बीजेपी ने जिस तरीके की तैयारियां की थी, 2-3 महीने पहले से तैयारी शुरू हो गई थी, उस तरीके के नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं आए। और उसकी वजह क्या हुई कि जब वो नतीजे पक्ष में नहीं आए तो बीजेपी ने, हो सकता है ये जो बैठकें जो अभी हो रही हैं, हो सकता है कि 1-2 महीने बाद भी हो सकती थी, लेकिन बीजेपी को एहसास हुआ कि वो जो उम्मीद कर रही है कि चुनावों में जिन तैयारियों के साथ जाने के लिए, शायद उस तरीके की तैयारियां नहीं है। और इसी वजह से ये बैठकें जैसे ही पंचायत चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद से शुरू हो गई हैं। जिस चीज का जिक्र प्रशांत ने किया कि BL संतोष लखनऊ जाते हैं, वहां पर जो है लोगों से बातचीत करते हैं। इस सब के बीच में राधा मोहन सिंह जो प्रभारी हैं वो जो है जाते हैं, वो राज्यपाल से मुलाकात करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पर दिल्ली में JP नड्डा के इसी घर पर जो प्रभारी हैं चुनाव के राज्यों के, उनकी बैठकें होती हैं। और अब योगी का यहाँ पर आना और इस सब के बीच में ओम प्रकाश राजभर का बयान आना या फिर अनुप्रिया पटेल का जो सामने आना, तो ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि बीजेपी की रणनीति साफ है कि जो भले ही 8 महीने का वक्त हो, लेकिन तैयारी हमको आज से करनी होगी। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जो चुनाव हुए हैं, जिनके नतीजे भले वो पंचायत स्तर के चुनाव थे, लेकिन वो जमीनी स्तर के चुनाव थे और उनके नतीजे बीजेपी के आशा अनुरूप नहीं रहे। और इसी वजह से संभवतः ये तैयारी थोड़ा सा जल्दी भी शुरू करी है बीजेपी ने। जी बिल्कुल। और अंकित, जिस तरह की तस्वीरें आपके फ्रेम से आ रही हैं, लग नहीं रहा कि अभी भी मीटिंग खत्म होने के कोई आसार है। क्या कुछ खबर मिल रही है कि किस वक्त जा सकते हैं राष्ट्रपति से मिलने? जी नहीं प्रीति, पहले जो है चर्चा ये चल रही थी कि करीबन 1:30 बजे का वक्त हो सकता है, लेकिन 1:30 बजे का वक्त तो गुजर चुका है, करीबन 1:45-2 बजे का वक्त हो रहा है। और अभी भी यहाँ की जो तस्वीरें हैं, जो उनके सुरक्षाकर्मी हैं, करीबन 1 बजे के आसपास कुछ एक सुरक्षाकर्मी अंदर से बाहर दौड़ते हुए आए थे। जो अमूमन होता है कि जब भी कोई नेता होता है उसके साथ जो सुरक्षाकर्मी होते हैं वो पहले बाहर आते हैं, उनको अपनी गाड़ियों में बैठते हैं और एस्कॉर्ट तैयार होता है, तब वो नेता की गाड़ी बाहर निकलती है। कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन उसके बाद में फिर एक गाड़ी तो चली गई, बाकी सब लोग अभी भी जो सुरक्षाकर्मी है वो गाड़ियों से बाहर हैं। इसका मतलब साफ है कि योगी आदित्यनाथ अगले 2-4 मिनट में तो नहीं निकल रहे। और इसका मतलब ये भी साफ है कि फिलहाल जो राष्ट्रपति से मिलने का एक टेंटेटिव प्रोग्राम आया था कि 1:30 बजे के आसपास, वो अभी जो है 1:30 बजे तो नहीं हो रहा है। और ये भी माना जा सकता है कि जो योगी आदित्यनाथ का जो टेंटेटिव शेड्यूल आया था, जिसमें ये कहा गया था कि 12:30 बजे के आसपास JP नड्डा से मुलाकात होगी, उसमें ये नहीं लिखा था ये मुलाकात कितनी देर चलेगी, क्योंकि ये एक आखिरी कार्यक्रम था उनके। जो एक फिक्स शेड्यूल आया था पहले से, जो प्री शेड्यूल आया था, उसमें इस बात का, जो इसके बाद के किसी प्रोग्राम का जिक्र नहीं था। तो अब राष्ट्रपति से मुलाकात होगी, कितने बजे होगी, क्या है, उस बारे में अभी हमको इंतजार करना होगा। क्योंकि 1:30 बजे का एक जो जानकारी आ रही थी वो वक्त तो गुजर चुका है और फिलहाल अभी भी योगी आदित्यनाथ JP नड्डा के साथ बैठक कर रहे हैं और इस बैठक को भी 1.5 घंटे का वक्त हो चुका है। जी बिल्कुल। रविकांत, राष्ट्रपति भवन में क्या कोई फिक्स समय, कोई अपॉइंटमेंट लिया है योगी आदित्यनाथ ने? क्योंकि जैसा कि अंकित कह रहे थे कि 1:30 बजे का समय तो अब गुजर गया है, लेकिन राजनीतिक एंगेजमेंट हो सकता है कुछ ज़्यादा हो गई है उनके लिए और ये बातचीत बेहद अहम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए वो दिल्ली आए हैं, तो सारी पार्टी की आला कमान से मिलके जाएंगे, सारी जो मंथन टेबल पर है वो सब करके जाएंगे। राष्ट्रपति भवन से क्या कुछ इस बाबत कोई खबर है? देखिए, 1:30 बजे का समय मिला था योगी आदित्यनाथ को। हालांकि जो सामान्य परिस्थिति है उसमें राष्ट्रपति को जो टाइम दिया जाता है उस टाइम पर पहुंचना होता है, लेकिन अगर उस समय पर योगी आदित्यनाथ नहीं पहुंच पा रहे हैं तो निश्चित रूप से कोई ना कोई संदेश राष्ट्रपति भवन को भी दिया गया होगा। और इससे जो बैठक चल रही है JP नड्डा के साथ, उसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा साबित होती है कि उसकी वजह से इस टाइम को डिले किया गया है और बैठक को पूरा किया जा रहा है। निश्चित रूप से जो बैठक है वो बेहद अहम है और यूपी के भविष्य को लेकर के, चुनाव
चुनाव में जो जाना है उसके भविष्य को लेकर के जो बैठक में बातचीत हो रही है वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि उसकी वजह से ये डिले किया जा रहा है और राष्ट्रपति भवन को निश्चित रूप से कोई न कोई सूचना दे दी गई होगी कि इसमें कितना डिले होगा। चलिए ठीक है, रविकांत, अंकित, प्रशांत और रणवीर, आप चारों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बने रहिए हमारे साथ और एबीपी न्यूज पर इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।